हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे लाइसोसोम्स के बारे में। इसके स्ट्रक्चर से शुरू करते हैं। लाइसोसोम्स आर टाइनी स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर। जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो होता है टाइनी स्फेरिकल और सैक लाइक। और जो इनकी मेम्ब्रेन होती है वो होती है सिंगल मेम्ब्रेन, मीन्स ये सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली है। नाउ दे आर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग ऑफ द गोल्गी बॉडी। हम लोग ने गोल्गी अपरेटस में पढ़ा था कि पैकेजिंग के टाइम पे स्मॉल स्मॉल वैक्यूल्स बनते थे, तो उसी टाइम लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन भी होता है। नाउ दे आर रिच इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स लाइक लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेट्स एंड न्यूक्लियस। मीन्स जो लाइसोसोम्स के ल्यूमेन है उसमें पहली बात तो ये 4 तरीके के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिनका नाम है लाइपेजेस जो लिपिड डाइजेशन करेगा, प्रोटीएजेस जो प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा, और न्यूक्लियसेस जो डीएनए और आरएनए का डाइजेशन करेगा। अब इसमें थोड़े थोड़े पॉइंट्स मैं बताने जा रहा हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही कम जगह लिखे हुए हैं और कई बार पूछे भी गए हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा और मेमोराइज भी करिएगा। नाउ दे आर एब्सेंट इन मैमेलियन आरबीसीज, मीन्स जो मैमल्स की आरबीसीज है उसमें ये एब्सेंट होगा लाइसोसोम्स। सेकेंड पॉइंट, इन प्लांट सेल्स लार्ज सेंट्रल वैक्यूल फंक्शंस एज लाइसोसोम्स। अब आपको अगर प्लांट सेल का थोड़ी बहुत नॉलेज होगी तो आपको ये पता होगा प्लांट सेल में वैक्यूल्स होते हैं जो कि बहुत ही लार्ज साइज के होते हैं, काफ़ी स्पेस लेते हैं। मीन्स अप टू 90% स्पेस जो प्लांट सेल में लेते हैं वो वैक्यूल्स लेते हैं। तो इस पॉइंट का ये मतलब है कि जो प्लांट सेल में जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल हैं वो फंक्शंस करते हैं लाइसोसोम्स की तरह। अब अगला पॉइंट है, इन फंजाई दे आर हायर इन नंबर। फंजाई में लाइसोसोम्स का नंबर हाई होता है, ये पॉइंट है, इसको आप ऐसे ही मेमोराइज कर लीजिए। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स पूछे जाते हैं। अब अगला पॉइंट है, इन बैक्टीरिया पेरिप्लाज्मिक स्पेस दैट इज द स्पेस बिटवीन द सेल वॉल एंड द सेल मेम्ब्रेन फंक्शंस एज लाइसोसोम्स। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है और काफ़ी कम जगह लिखा हुआ है, लेकिन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है 1-2 जगह। तो इसका कहने का मतलब ये कि बैक्टीरिया सेल में एक पेरिप्लाज्मिक स्पेस होता है और वो स्पेस होता है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में। और बैक्टीरिया सेल में जो लाइसोसोम्स का फंक्शन करता है वो करता है पेरिप्लाज्मिक स्पेस। अब अगला पॉइंट है, दे आर फिल्ड विद 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स नोन एज एसिड हाइड्रोलाइसिस। ल्यूमेन में, लाइसोसोम्स के ल्यूमेन में 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं जिनका नाम दिया गया है एसिड हाइड्रोलेज। नाउ दिस एसिड हाइड्रोलेज फंक्शंस इन एसिडिक मीडियम। पीएच याद कर लीजिएगा 5 होता है। एसिडिक मीडियम इन द ल्यूमेन इज मेंटेन्ड बाय पंपिंग ऑफ H+ आयंस फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय H+ ATPase। ये लास्ट लाइन जो है ये बहुत ही अच्छी लाइन है, काफ़ी कम लोगों को पता होती है कि पहली बात तो ये कि ल्यूमेन में, लाइसोसोम्स के ल्यूमेन में एसिडिक मीडियम होता है जिसका होता है pH 5। और वो एसिडिक मीडियम कौन बनाता है, कैसे बनता है, तो वो बनता है H+ आयंस के इनवर्ड मूवमेंट में। अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा कि ट्रांसपोर्टर्स और इस सब के बारे में थोड़ी नॉलेज होगी तो आपको एटीपेज एंजाइम के बारे में भी नॉलेज होगी। तो ये सेल के बाउंड्री पे लगे होते हैं एटीपेज, और ये एटीपी को तोड़ते हैं एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स में। और जब ये तोड़ते हैं तो ये क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म में जो H+ आयंस होते हैं उसको वो अंदर ले आते हैं ल्यूमेन में H+ की तरफ। अब ल्यूमेन में H+ आयंस ज़्यादा हो रहे हैं तो ऑब्वियसली उसकी एसिडिक कंडीशंस बढ़ेगी। तो जनरली इसकी एसिडिक कंडीशन होती है pH 5 और वो मेंटेन करता है H+ एटीपेज ट्रांसपोर्टर। अब अगला पॉइंट है, दे आर हाईली पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनलीज। अब पॉलीमॉर्फिक मीन्स वो सेल ऑर्गेनली जो अलग अलग स्ट्रक्चर और फंक्शन होल्ड करता हो, तो इस प्रोसेस को हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अगला पॉइंट है, साइज ऑफ लाइसोसोम्स आर लार्ज इन WBCs। ये भी एक अच्छा पॉइंट है, पूछा तो नहीं गया है बट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज कि आप कहीं पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि WBCs में जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स होती हैं उसमें जो लाइसोसोम्स होते हैं वो लार्ज साइज़ के होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे लाइसोसोम्स के टाइप्स कितने होते हैं, कितने टाइप के लाइसोसोम्स होते हैं। बेसिकली 4 टाइप के लाइसोसोम्स होते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम्स, सेकेंडरी लाइसोसोम्स, रेसिडुअल बॉडीज़ और चौथा होता है ऑटोफैजिक वैक्यूल्स। अब इसकी डिटेल्स देखते हैं कि कौन क्या फंक्शन करता है, क्या होता है। पहला देखते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स।
So they are small vesicle like newly formed during packaging at trans phase of Golgi apparatus. अब गोल्गाई apparatus में हम लोग ने पढ़ चुका है कि दो टाइप के फेजेस होते हैं, पहला होता है ट्रांस फेज, दूसरा होता है सिस फेज। तो ये जो लाइजोसोम्स के फॉर्मेशन होता है, जो प्राइमरी लाइजोसोम्स होता है उसका वो फॉर्मेशन होता है वो गोल्गाई apparatus में पैकेजिंग के टाइम होता है ट्रांस फेज में। मीन्स जब ट्रांस फेज में पैकेजिंग हो रही है उस टाइम, उस फेज में, उस जगह पे प्राइमरी लाइजोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। इट कंटेन्स इनएक्टिव एंजाइम्स। हम लोग ने अभी पहले ही देखा है कि लाइजोसोम्स के ल्यूमेन में 50 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं प्राइमरी लाइजोसोम्स के अंदर, जो प्राइमरी लाइजोसोम स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो एंजाइम्स होंगे वो इनएक्टिव एंजाइम्स होंगे, अपने इनएक्टिव फॉर्म में होंगे। इसीलिए इनका नाम प्राइमरी लाइजोसोम्स भी रखा, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक होते हैं और सबसे पहले बने हुए होते हैं। मीन्स दे आर प्राइमरी फॉर्म्ड। सबसे पहले जो लाइजोसोम्स बनते हैं वो प्राइमरी लाइजोसोम्स ही बनते हैं और उसके अंदर इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं। अब सेकेंडरी लाइजोसोम्स देखते हैं क्या होते हैं। दे आर कॉल्ड एज हेट्रोफैगोसोम्स और डाइजेस्टिव वैक्यूल्स फॉर्म्ड व्हेन फैगोसोम फ्यूज विद प्राइमरी लाइजोसोम्स। अब इसको हम लोग हेट्रोफैगोसोम्स बोलते हैं। अब हेट्रोफैगोसोम्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका जो फॉर्मेशन होता है वो होता है फैगोसोम्स और प्राइमरी लाइजोसोम्स के फ्यूजन से। मीन्स प्राइमरी लाइजोसोम्स जो बना वो अगर फैगोसोम्स से फ्यूज हुआ तो बनता है सेकेंडरी लाइजोसोम्स। जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग सेकेंडरी लाइजोसोम्स बोलते हैं। इसीलिए इसका नाम हेट्रोफैगोसोम्स भी पड़ा। तो ये नाम आपको याद करना पड़ेगा, हेट्रोफैगोसोम्स। तो ये नाम कैसे पड़ा ये मैं बता चुका हूँ। द फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइजोसोम्स एंड द फैगोसोम। अब फैगोसोम अगर आपको नहीं पता है तो एक शॉर्ट में मैं ये बता सकता हूँ कि फैगोसोम्स फैगोसाइट्स के अंदर छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे वेसाइकल्स होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फैगोसोम्स। इसकी बहुत डिटेल अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, बात का पार्ट है, बाद में देखा जाएगा। अब दे कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। सेकेंडरी लाइजोसोम्स में ही डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, इसीलिए इसको डाइजेस्टिव वैक्यूल्स भी कहते हैं। तो ये था ओवरऑल आपका सेकेंडरी लाइजोसोम। अब आते हैं हम लोग रेसिडुअल बॉडीज़ में। अब रेसिडुअल बॉडीज़ के बहुत सारे फंक्शन हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। शुरू करते हैं। दीज आर सेकेंडरी लाइजोसोम्स कंटेनिंग अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस। पहला बात तो ये कि ये सेकेंडरी लाइजोसोम्स का ही पार्ट होता है जिसमें होते हैं अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस। मीन्स आप ये कह सकते हैं कि इसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस होते हैं जिनको सेल से बाहर निकालना होता है। दे थ्रो सब्सटेंसेस आउटसाइड द सेल थ्रू ईफेजी और एक्सोसाइटोसिस। ईफेजी और एक्सोसाइटोसिस क्या होता है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको। अभी के लिए आप एक स्टेटमेंट इसको देख लीजिए कि दे थ्रो सब्सटेंसेस आउटसाइड द सेल थ्रू ईफेजी एंड एक्सोसाइटोसिस। मीन्स एक्सोसाइटोसिस या ईफेजी एक मीडियम होता है, उसके थ्रू ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस है, इसको ये सेल के बाहर करते हैं। इन सम सेल्स दे डोंट थ्रो आउटसाइड, इंस्टेड दे लोड द सेल एंड कॉज इट्स एजिंग। ये अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। कई बार पूछा भी गया है, एम्स लेवल का क्वेश्चन है ये, कई बार एम्स लेवल में पूछा गया है, क्योंकि काफ़ी कम लोगों को पता है कि रेसिडुअल बॉडीज़ का अभी मैंने बताया कि इनमें अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस रहते हैं और एक्सोसाइटोसिस से ये बाहर फेंकते हैं ये अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस को सेल के। लेकिन कुछ सेल्स जो होती हैं बॉडी में उसमें क्या होता है कि इनको बाहर फेंकना है बट ये बाहर थ्रो नहीं करते हैं, इंस्टेड ये अपने अंदर ही इसको जमा करते रहते हैं। मीन्स आप ये सोच लीजिए कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको वो सेल के बाहर नहीं करते, उस वेस्ट प्रोडक्ट्स को वो अपने अंदर ही कलेक्ट करते रहते हैं। अब आप ऐसे इसको सोच सकते हैं कि कोई एक डस्टबिन है, आप उसमें वेस्ट डाल रहे हो और रेगुलरली उस वेस्ट को बाहर फेंक रहे हो, तो अगर ऐसा करोगे तो आपका वेस्ट कभी कलेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप उस वेस्ट को डस्टबिन में कलेक्ट करते जा रहे हो, कभी थ्रो ही नहीं करोगे, तो ऑब्वियसली जो डस्टबिन है उसकी लोडिंग बढ़ेगी, ओवरलोडिंग हो जाएगी उसकी। तो कुछ सेल्स में ऐसा ही होता है, जो लाइसोसोम्स होते हैं उनमें ओवरलोडिंग होती है क्योंकि वो थ्रो नहीं करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो उस ओवरलोडिंग की वजह से जो सेल है, जिस सेल के लाइसोसोम्स में ओवरलोडिंग हो रही है, उस सेल की एजिंग हो जाती है, एज बढ़ जाती है और कई बार डेड भी हो जाती है।
ऐसे आप अभी मैंने एक डस्टबिन का एग्जांपल लिया, आप डस्टबिन की ओवरलोडिंग करते जाओगे तो ऑब्वियसली वो एक टाइम के बाद वो सैचुरेट हो जाएगा और कोई काम का नहीं रहेगा, मीन्स उसकी एजिंग हो जाएगी या डेड हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा। तो कुछ बॉडी के सेल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे लाइसोसोम्स में ओवरलोडिंग होती है क्योंकि थ्रो नहीं करते सब्सटेंसेस, और उसकी वजह से सेल्स की एजिंग हो जाती है और कभी कभी डेड भी हो जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल, क्लासिकल एग्जाम्पल है लिवर सेल्स एंड मसल सेल्स। तो ये पूछ भी सकता है कि वो कौन से सेल्स है जहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं, तो एग्जाम्पल है उसका लिवर सेल्स एंड मसल सेल्स। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो रेसिडुअल बॉडीज़ के ही हैं, देखा जाए उसको क्या है। पॉलीनेफ्राइटिस। Polynephritis is a type of disease which is caused due to absence of effigy or exocytosis. Means अगर एफिजी और एक्सोसाइटोसिस नहीं हो रहा है तो एक डिजीज़ होती है जिसको बोलेंगे हम लोग पॉलीनेफ्राइटिस डिजीज़ है। तो ये डिजीज़ वाले चैप्टर में बाद में पढ़ेंगे, बस अभी आप ये याद कर लीजिए कि पॉलीनेफ्राइटिस इज़ अ डिजीज़ विच इज़ कॉज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ इफेजी एंड एक्सोसाइटोसिस। जिसमें इफेजी और एक्सोसाइटोसिस नहीं हो पा रही है तो उसमें पॉलीनेफ्राइटिस डिजीज़ होती है। अब कुछ और डिजीज़ हैं जो लाइसोसोम्स के मैल फंक्शनिंग की वजह से होती है, मीन्स लाइसोसोम्स अपना काम ठीक से नहीं कर रहा, इस वजह से डिजीज़ होती हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या नाम है उसका, कई बार पूछा गया एग्जांपल। उसका नाम है एथराइटिस, गाउट, लंग फाइब्रोसिस। तो ये तीन आप अब नाम याद कर लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा कि एथराइटिस, गाउट और लंग फाइब्रोसिस आर द डिजीजेस अकर्स ड्यू टू मैल फंक्शनिंग ऑफ लाइसोसोम्स। नाउ 20 types of genetic or congenital disease like Hunter's syndrome, Niemann-Pick disease and Fowler's disease। ये डिजीज़ेस के बारे में आपको जानना नहीं है, डिटेल नहीं पूछेगा, ऐसा कहीं नहीं पूछा और ना कभी पूछेगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। तो बस आपको एक नाम जानना पड़ेगा कि ये भी कभी कभी पूछ सकता है। ये जस्ट एज ए एक्स्ट्रा पॉइंट आप इसको मानिए कि हाँ ये थोड़ा अच्छे लेवल का चीज़ है, कि ये थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट है, आपकी नॉलेज के लिए है, पूछेगा कभी नहीं। नॉलेज के लिए बता रहे हैं कि आप ये नाम याद कर लीजिएगा कि हंटर सिंड्रोम, नाइमन-पाइक डिजीज एंड फॉरबर डिजीज, दीज आर द टाइप ऑफ जेनेटिक और कॉन्जेनिटल डिजीज दैट अकर्स ड्यू टू द मैल फंक्शनिंग ऑफ लाइसोसोम्स। Now they are formed by the union of many primary lysosomes around old or dead organelles which surround them with vacuolar membrane and digest them by autolysis or autodigestion। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि कोई डेड या एज्ड सेल है, मीन्स किसी सेल की एजिंग हो गई है या कोई डेड सेल है, तो जो प्राइमरी लाइसोसोम्स हैं वो एक ग्रुप में आते हैं, ढेर सारी ग्रुप्स में आ जाएंगे और उस सेल को सराउंड कर लेंगे। जो एज्ड सेल है, जो डेड सेल है, उसको प्राइमरी लाइसोसोम्स यूनियन करके इकट्ठे होकर उसको सराउंड कर लेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो प्राइमरी लाइसोसोम्स की मेम्ब्रेन है वो उसको पूरी कवर कर लेगी उस डेड सेल को, और फिर क्या होगा कि ये उस डेड सेल को डाइजेस्ट कर देंगे या उसको डिज़ोल्व कर देंगे। सो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ऑटोलिसिस या ऑटो डाइजेशन। दे आर कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स। अब ये सुसाइडल बैग्स को कहते हैं, बहुत ही बार पूछा गया यह क्वेश्चन, तो अब बहुत नहीं पूछता, पहले बहुत पूछा जाता था कि सुसाइडल बैग्स किसे कहते हैं, तो वो लाइसोसोम्स को कहते हैं। अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा तो बोलेगा लाइसोसोम्स के कौन से टाइप को बोलते हैं, तो ऑटोफैजिक वैक्यूल्स को बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि अब नहीं पूछा जाएगा, अभी भी पूछ सकता है, बट ये काफ़ी कॉमन हो गया है कि सुसाइडल बैग्स किसको बोलते हैं, लाइसोसोम्स को। और ये सुसाइडल बैग्स क्यों बोलते हैं वो अभी थोड़ी देर बाद ही हम लोग देख लेंगे। अब इस ऑटोफैजिक वैक्यूल्स का एक एग्जांपल लेते हैं कि डिसअपीयरेंस ऑफ लार्वल ऑर्गन्स ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस लाइक द टेल इन टैडपोल ऑफ अ फ्रॉग। मीन्स फ्रॉग का जो टैडपोल होता है उसमें टेल होती है। आपको पता है कि वो टैडपोल जब फ्रॉग में होता है तो फ्रॉग में तो टेल नहीं होती, लेकिन फ्रॉग का टैडपोल में टेल होती है। तो टेल गायब कैसे होती है, तो टेल गायब कौन करता है, तो टेल गायब जो होती है वो लाइसोसोम्स के ऑटोलिसिस से ही होती है। लाइसोसोम्स जो ऑटोलिसिस करते हैं, टेल्स की ऑटोलिसिस करते हैं, तो टेल्स को डाइजेस्ट कर देते हैं, इसलिए फ्रॉग्स में टेल नहीं होती, लेकिन उसके टैडपोल्स में टेल होती है। सो ये था इसके सारे टाइप्स के बारे में, चारों टाइप्स थे। अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जहाँ से क्वेश्चंस थोड़े अच्छे लेवल के आ सकते हैं। तो 3 टाइप के डाइजेशन होते हैं, इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड द सेलुलर डाइजेशंस।
इंट्रासेलुलर दो टाइप के होते हैं, हेट्रोफैगी एंड ऑटोफैगी। हेट्रोफैगी किसे कहते हैं? इट इज़ द डाइजेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल्स इन सेल बाय फैगोसाइटोसिस एंड पाइनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस इज द ईटिंग ऑफ सेल्स, और फैगोसाइटोसिस और पाइनोसाइटोसिस में डिफरेंस क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब नेक्स्ट है ऑटोफैगी, डाइजेशन ऑफ ओल्ड एंड डेड सेल ऑर्गेनलीज बाय ऑटोलिसिस। अभी जस्ट हम लोग ने पहले देखा जो ऑटोफैजिक वैक्यूल्स होते हैं उसमें ऑटोफैगी होती है, मीन्स जो ओल्ड सेल्स और डेड सेल्स हैं उसका डाइजेशन ये लोग करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ऑटोलिसिस। तो ये थी ऑटोफैगी। अब आता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इसमें दो एग्जांपल्स हैं। पहला, लाइजोसोम्स ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट डिसॉल्व अनवांटेड पार्ट्स ऑफ बोन। ऑस्टियोक्लास्ट वो सेल होती है जो बोन के सेल्स को डाइजेस्ट करती है, मीन्स अगर कोई डेड सेल्स है या कोई ईस्ट सेल्स है तो उसको जो डिज़ोल्व का काम करती है वो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स करती है। अब कैसे करती है? ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स में जो लाइजोसोम्स होते हैं वो करते हैं। अब ऑस्टियोक्लास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग एनिमल टिश्यू में, तो वो वहाँ का पार्ट है। अब सेकेंड पॉइंट ये, फंगल लाइजोसोम्स ऑल्सो परफॉर्म एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अभी हम लोग ने देखा था कि फंजाई में लाइजोसोम्स का जो नंबर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो जो फंगल लाइजोसोम्स होते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन परफॉर्म करते हैं। ये पॉइंट्स है, इसको रिमेंबर कर लीजिए बस। अगला आता है सेलुलर डाइजेशन थ्रू ऑटोलिसिस। समटाइम्स ऑल लाइजोसोम्स ऑफ अ सेल बर्स्ट टू डिसॉल्व द सेल कम्प्लीटली, सो दे आर नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। अब कभी कभी क्या होता है कि कोई सेल पूरी की पूरी ख़राब हो गई। अभी हम ऑर्गेनली की बात नहीं कर रहे, अभी तक ऑर्गेनली देख रहे थे कि सेल के अंदर जो ऑर्गेनली है उसमें वो डेड हो गई या उसमें एजिंग हो गई, तो उसमें कैसे होता है ऑटोलिसिस से। बट अभी हम पूरी की पूरी सेल्स की बात कर रहे हैं, पूरी एक कंप्लीट सिंगल सेल। वो सेल अगर एज्ड हो गई है या डेड हो गई है तो वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व कैसे होती है? ये जो लाइजोसोम्स हैं वो सारे के सारे लाइजोसोम्स एक बार में एक साथ में बर्स्ट कर जाएंगे। तो ऑब्वियसली जब लाइजोसोम्स बर्स्ट करेंगे तो उनके अंदर का जो एसिडिक हाइड्रोलेज जो एंजाइम्स हैं, जो प्रोटियोटिक हाइड्रोलेज एंजाइम्स हैं, वो सब सेल की साइटोप्लाज्म में फैल जाएंगे। अब उसकी वजह से क्या होगा कि जो पूरी की पूरी सेल है वही डिज़ोल्व हो जाएगी, वो पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी। अब इसमें दो और अच्छे पॉइंट्स आते हैं। पहला कि अनवांटेड ऑर्गेन्स ऑफ एम्ब्रियो आर डिस्ट्रॉयड बाय ऑटोलिसिस। जो एम्ब्रियो में अनवांटेड ऑर्गेन्स होते हैं, अनवांटेड पार्ट्स होते हैं या अनवांटेड सेल्स होती हैं, उसको जो डाइजेशन का काम करता है वो लाइजोसोम्स ही करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑटोलिसिस। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल का है और आ भी सकता है। सेकेंड, अभी हम लोग ने पढ़ा था कि टैडपोल, फ्रॉग के टैडपोल में जो टेल होती है उसकी डिज़ोल्व जो करता है वो करते हैं ऑटोफैजिक वैक्यूल्स। वो ऑटोफैजिक वैक्यूल्स कैसे करते हैं? क्योंकि उनमें एक होता है प्रोटीएज जिसका नाम होता है कैथेप्सिन। तो ये नाम आप याद कर लीजिएगा कि कैथेप्सिन, कैथेप्सिन इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीएज जो कि प्रेजेंट होता है लाइजोसोम्स में, फ्रॉक्स के लाइजोसोम्स में, टेल्स में जो फ्रॉक्स की सेल्स होती है उसमें जो लाइजोसोम्स होता है उसमें ये प्रोटीएज एंजाइम्स होता है कैथेप्सिन, जो कि बर्स्ट होके पूरी की पूरी टेल को ही डिज़ोल्व कर देता है। इसलिए जो टैडपोल्स होते हैं उनमें टेल्स प्रेजेंट होती हैं और जो एडल्ट फ्रॉक्स होते हैं उसमें टेल्स नहीं होती। सो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लाइजोसोम्स के बारे में। आई डोंट थिंक इसके बाहर क्वेश्चन जाएंगे, तो आप इसको अच्छे से मेमोराइज़ कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, वो मोर देन इनफ है। सो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।